गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, वेलकम है आप सभी का दैनिक क्लासेस पर। तो ये पॉलिटी की सेकंड क्लास है जिसमें हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप देखें तो एनटीपीसी में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, अब हम 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। ऑप्शन आपके सामने 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी है 30 नवंबर 1949। तो हम सभी जानते हैं कि जो संविधान का प्रारूप था यह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था और इस दिन संविधान में 15 आर्टिकल थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, और इसे लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इस वक्त हमारे संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग या 25 पार्ट्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन है आपके सामने ब्रिटेन, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है या मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सिंगल डायरेक्ट वोट सिस्टम से होता है, वो आयरलैंड से ही लिया गया है। अगर बात करें आयरलैंड ने किससे लिया है तो ये आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, यानी आयरलैंड ने स्पेन से लिया और फिर आयरलैंड से हमने लिया, यानी भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो एकल संक्रमण मत होती है वो आयरलैंड से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली फॉर्म्ड। भारतीय प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने 1923, ऑप्शन है 1922, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1920। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था वो ऑप्शन नंबर सी 1921 को किया गया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का बात कही गई थी और इसी के तहत 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कर दिया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो फ्रेडरिक वाइट बना दिए गए, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 1921 से 1925 तक रहा है फ्रेडरिक का। अगर मैं आपको बताऊं 4 साल का इनका कार्यकाल था। और जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष की बात करें तो वो स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी उसके पार्टी के एक सदस्य विट्ठल भाई पटेल इसके अगले अध्यक्ष बनाए गए थे, जो 1925 से 1930 तक रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इंडिया या ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड एट द बिहास्ट ऑफ। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कैबिनेट मिशन के कहने पर ही भारत की संविधान सभा बनाई गई थी, क्योंकि भारत की संविधान सभा गठन जो था वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही किया गया था। अगर बात करूं कैबिनेट मिशन की तो ये 1946 में आया था और इसके प्रस्तावों के तहत ही भारत में संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा का गठन की बात करें तो इसका निर्माण संविधान में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो हम सभी जानते हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है आपके सामने स्विट्जरलैंड। तो हम सभी जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन जो है हमने ब्रिटेन से या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि विधि की सर्वोच्चता जो होती है वो इंग्लैंड की संस्थाओं में सर्वोच्च मानी जाती है। और अगर बात करें विधि के शासन की, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर इंग्लैंड के या ब्रिटेन के पक्ष में बात करें कि विधि का शासन यह है कि ना किसी व्यक्ति की निरंकुशता चलेगी और कोई व्यक्ति चाहे कितने भी उच्च पद पर बैठा हो या पदासीन हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं होगा, यानी विधि या लॉ के समक्ष उसे समान समझा जाएगा। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शन है या अपवाद हैं भारत के संविधान में, जैसे राष्ट्रपति के तहत और राज्यपाल को 361 के तहत उन्हें अपवाद हैं ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, यानी निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। मैंने आपको लास्ट में ही बताया था, लास्ट वीडियो में, कि इसमें 7 सदस्य थे और इसके सदस्य कौन थे, इसके 7 मेंबर्स थे और इसके अध्यक्ष थे कौन, B.R. अम्बेडकर। तो ये जो होंगी अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये भी थे इसके सदस्य। और बात करें K.M. मुंशी की, तो ये भी इसके सदस्य थे। बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, यह संविधान सभा के अध्यक्ष बने हैं, ये सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बात करें प्रारूप समिति की, तो ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज पॉपुलर सॉवरेटी या लोकप्रिय संप्रभुता क्या है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? ऑप्शन आपके सामने, सॉवरेटी ऑफ द लीगल हेड, कानूनी प्रमुख की संप्रभुता। ऑप्शन बी है सॉवरेंटी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जन प्रतिनिधि की संप्रभुता। ऑप्शन सी है सॉवरेटी ऑफ हेड ऑफ स्टेट या राज्य के प्रमुख की संप्रभुता। और ऑप्शन डी है सॉवरेटी ऑफ द पीपल या लोगों की संप्रभुता। तो हम सभी जानते हैं पॉपुलर सॉवरेटी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जन प्रतिनिधि की संप्रभुता, यानी जो जनता का प्रतिनिधि होता है वही लीगल हेड माना जाता है, वो पॉपुलर सॉवरेटी माना जाता है, माफी चाहूंगा, सॉवरेटी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी जन प्रतिनिधि की संप्रभुता मानी जाती है पॉपुलर सॉवरेटी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। 23 नंबर पे है, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन आपके सामने, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो हम सभी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये इसके अध्यक्ष थे, तो ये सदस्य तो होंगे ही। सरदार पटेल हमारे गृह मंत्री भी थे, सूचना प्रसारण मंत्री भी थे, तो ये भी होंगे। B.R. अम्बेडकर इन्होंने संविधान बनाया है, तो ये तो थे ही। बचता है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी इज अ नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन आपके सामने जर्मनी, ऑप्शन बी है आपके सामने फ्रांस, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो हम सभी जानते हैं सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता की जो प्रणाली है हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन से ली है, क्योंकि ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, यानी हर व्यक्ति की देश की नागरिकता होगी। अगर बात करें यूएसए में, तो यूएसए में डबल सिटीजनशिप चलती है, दोहरी नागरिकता चलती है, क्योंकि वहाँ स्टेट के लोगों को अलग सिटीजनशिप होती है और कंट्री
के अलग सिटीजनशिप दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड, जहाँ सिंगल सिटीजनशिप हमने ली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन या जापान का संविधान। तो हम सभी जानते हैं, अगर इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो वैसे हमने इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए हैं, लेकिन जिस ऑप्शन की बात है तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी आपातकालीन उपबंध का बात कही गई है। अगर बात करें आपातकालीन प्रावधानों की तो वो हमने लिए हैं जर्मनी से, लेकिन अगर बात करें आपातकालीन उपबंध की तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में से लिए गए हैं। जो हमने आर्टिकल 352 से 360 तक हम पढ़ते हैं, 352 से 360 तक जो हम इमरजेंसी प्रोविजन या आपातकालीन प्रावधान पढ़ते हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं। लेकिन अगर बात करें आपातकालीन उपबंध की तो वो हमने भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 नंबर। हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन आपके सामने बी एन राव, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी गोपाल स्वामी आयंगर, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो हम सभी जानते हैं, अगर ऑप्शंस की बात करें तो बी आर अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के सदस्य थे। गोपाल स्वामी अय्यर ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। के एम मुंशी की बात करें तो ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। बात करें बी एन राव की तो ये संविधान की जो सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार या लीगल एडवाइजर बी एन राव थे। लीगल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव, जो संविधान सभा संबंधित लीगल एडवाइस या कानूनी सलाह दिया करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पे है, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी आपको बार बार बताया है कि 7 सदस्य थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति में थे। 7 मेंबर्स थे। अंबेडकर थे, कृष्णस्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल मणियालाल मुंशी थे और अन्य सदस्य थे, जो टोटल 7 होते हैं, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी शामिल थे। 6 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष, तो इस तरह से 7 मेंबर्स थे प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट that the secularism and federalism are the basic features of Indian Constitution। निम्नलिखित निर्णय में से किसने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान के बुनियादों की विशेषता हैं। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी एस आर बॉम्बे केस, ऑप्शन सी इंदिरा साहनी केस, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स केस। तो हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की बात करी थी वो एस आर बॉम्बे केस जो 1994 में हुआ था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 या राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और बताया था कि राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा न्यायिक समीक्षा की योग्य है और अदालत जांच करेगी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा क्या किसी सामग्री पर आधारित है या किस फैक्ट पर आधारित है। और यदि कोर्ट राष्ट्रपति शासन की घोषणा को अवैध पाती है तो पुरानी स्थिति बहाल कर सकती है। ये इसमें निर्णय लिए गए थे जो 1994 या 1994 में ये केस हुआ था, बॉम्बे एस आर बॉम्बे केस। और बात करें ये किससे था तो एस आर बॉम्बे बनाम भारतीय गणराज्य से संबंधित था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ
आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शंस हैं ऑफ जस्टिस या न्याय, ऑप्शन बी है ऑफ फ्रेटर्निटी या भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना, ऑप्शन सी है इक्वलिटी ऑफ रिडम्पशन या प्रतिष्ठा की समानता, ऑप्शन डी है ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज या व्यय मताधिकार। तो हम सभी जानते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल में न्याय का उल्लेख है, भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का उल्लेख है, समानता का उल्लेख है, वयस्क मताधिकार या एडल्ट वोटिंग राइट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है और इसके बारे में 61वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें एडल्ट वोटिंग राइट जो था उसकी उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन आपके सामने प्रस्तावना या प्रियम्बल में, ऑप्शन बी है पार्ट 3 या भाग 3 में, ऑप्शन सी है आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368 में, और ऑप्शन डी है नॉवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में कहीं नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो संघीय शब्द का प्रयोग है यह संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसकी जगह संघीय शब्द की जगह हमने आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया है, यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बताया है, ना कि फेडरेट शब्द यूज करा है। यानी आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ बोला है हमने, यानी संघीय नहीं बोला, राज्यों का संघ यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संविधान में कहीं नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, ऑप्शन बी है राइट ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी राइट टू ऑफ कॉन्टेस्ट या चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन डी शो ए कंप्लेंट टू द गवर्निंग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो हम सभी जानते हैं कि अगर राजनीतिक अधिकार की बात करें या पॉलिटिकल राइट की बात करें तो मत देने का अधिकार पॉलिटिकल राइट है, राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू कॉन्टेस्ट ये चुनाव लड़ने का अधिकार है, और राइट टू गवर्निंग बॉडीज को कंप्लेंट करने का अधिकार भी हमारा पॉलिटिकल राइट है। लेकिन बात करें राइट टू लाइफ की तो ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राइट टू लाइफ या जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकार में जो हम पढ़ते हैं 6 आर्टिकल्स, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 में जिक्र किया गया है जीवन के अधिकार के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, तो उसी में है जीवन का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजनीतिक अधिकार नहीं है क्या, जीवन का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज क्वेश्चन दोस्तों यहाँ तक है 31 तक, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर मैं आपको बोलूँ तो एनटीपीसी जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें जो हम प्रीवियस वीडियोस डाल चुके हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कामागाटू मारू कांड जो हुआ था, और स्वराज पार्टी, हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेंसी या हार्डिंग बम कांड। और अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद करता हूँ आपका वीडियो बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।